हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए टेस्टिस को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी ध्येय आईएएस की टेस्ट लगने वाली है, जिसमें आज हम भूगोल, पर्यावरण और कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के यहाँ पर होने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के साथ साथ यहाँ पर हम आप ही ध्यान रखिएगा इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चनों की बात करेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स के इस टेस्टिस में रहने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चनों की टेस्टिज है, ध्येय आईएएस की तीसरी नंबर की टेस्टिज लग रही है। इससे पहले हम दो ऑलरेडी टेस्टिज की लगा चुके हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, इसी चैनल पर हमारी मेक आईएएस की टेस्टिज लग रही है। मेक आईएएस की बात करें तो जीएस वर्ल्ड की भी टेस्टिज लग रही है। जीएस वर्ल्ड की बात की जाए तो दृष्टि आईएएस की भी टेस्टिज को हम इसी चैनल पर लगा रहे हैं और ध्येय की तो आप जो है अभी वर्तमान में देख ही रहे हो। तो 4 टेस्टिज कोचों की इसी चैनल पर आप लोगों को मिल रही है, डेली मिलती है, चारों के चारों आप जाके देख पाओगे। चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रमुख दर्रे हैं और स्थित मार्ग हैं। तो पासिस एवं मार्ग के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नाथुला दर्रे की बात की जाए कहां पर जाता है, तो नाथुला दर्रा जो है आपका तिब्बत में जाने वाला मार्ग है। कहां पर है? तिब्बत में जाने वाला मार्ग है। माना दर्रे की बात की जाए तो कैलाश मानसरोवर यात्रा को जोड़ता है, उत्तराखंड में है। बाड़ालाचा दर्रे की बात की जाए तो मंडी एवं लेह सड़क मार्ग को जोड़ता है, ये आपका कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रे की बात की जाए ये आपके मनाली से लेह मार्ग को जोड़ता है। ऑप्शन हमारा तीसरा वाला सही है, ये भी आपका हिमाचल में है। तो नाथुला आपका तिब्बत में जाने वाला मार्ग हो गया, माना आपका कैलाश मानसरोवर जाने वाला मार्ग हो गया, बाड़ालाचा दर्रा मनाली लेह मार्ग हो गया, और रोहतांग दर्रे की बात की जाए आपके बाड़ालाचा दर्रा मंडी लेह सड़क मार्ग हो गया और बाड़ालाचा दर्रा मनाली से लेह मार्ग हो गया। ऑप्शन आपका ए वाला जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में सही नहीं है। तो अरावली पर्वत के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन जो है गलत है, इसके बारे में बात कर रहा है। यह एक अवशिष्ट रूप में पर्वत है, मतलब कि बहुत पुराना हो चुका है, कट छट चुका है, तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है, अवशिष्ट पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, हाँ इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर ही है, ये भी करेक्ट है। दिल्ली से लेकर पालनपुर मतलब कि गुजरात तक यह फैला हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। इसमें सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब आप आपको थोड़ा सा अगर दिमाग है, आप बताओगे पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, अरावली को पर्वत कैसे जाना जाएगा? अरावली तो भाई आपके उत्तर में राजस्थान में पड़ता है, तो हम कहेंगे हाँ ये आपका डी ऑप्शन जो है गलत है। जबकि अवशिष्ट पर्वत है अरावली, गुरु शिखर पर्वत है, दिल्ली से लेकर पालनपुर गुजरात तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? एक तरफ स्थान है और नदी संगम है, कौन सा नदी स्थान किस ऑप्शन में गलत है? जैसे बात करें देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलती है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल करेक्ट लिखा है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कर्णप्रयाग में पिंडार नदी के साथ में भागीरथी नहीं मिलती है, अलकनंदा मिलती है। कौन सी मिलती है? अलकनंदा मिलती है, तो हम कहेंगे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गलत है। जबकि विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो सी वाला ऑप्शन आपका गलत क्यों था? क्योंकि पिंडार एवं अलकनंदा नदी जो है मिलती है आपकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामर झील के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, बताइए। सामर झील के बारे में ऑप्शन कौन सा सही है उसके बारे में बात करना है। भारत की सबसे बड़ा स्थलीय नमकीन झील है, क्या भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है? तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, सामर झील जो है आपकी भारत में सबसे बड़ी स्थलीय रूप में नमकीन झील के रूप में जानी जाती है, लवड़ी झील है। दूसरा है 1990 में से रामसर आर्द्रभूमि के तहत शामिल किया गया था, तो हाँ ये भी करेक्ट है, 1990 में से रामसर सूची में शामिल किया गया था। ऑप्शन हमारा सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे जो है करेक्ट है। कौन से? एक और दो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां नहीं है? तो गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है पूछ रहा है। तो अगर आप छोटी सी एक छोटा सा ही कॉमन सेंस लगाओगे, घाघरा, गोमती और गंडक जो है, गंगा मान लो गंगा इस तरीके से बह रही है और गंगा के जो दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं ये घाघरा, गोमती, गंडक तो हैं, लेकिन सोन नदी क्या आपकी गंगा के दाएं तट से मिलती है? नहीं, ये आपके लेफ्ट साइड से मिलती है, मतलब कि बाएं तरफ से मिलती है, इस साइड से यहाँ पर जो है आपकी मिलती है। तो हम कहेंगे जिस साइड से यमुना मिलती है उसी साइड से सोन मिलती है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, सोन जो है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? देखो इस बार ना उल्टे क्वेश्चन पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है। असत्य, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें एल नीनो कैसा है? एक उप सतही गर्म जलधारा है, ये तो सही है, जो कि पेरू के तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो कहाँ की बात की जा रही है? ये साउथ अमेरिका की बात की जा रही है। कहाँ की? साउथ अमेरिका की बात की जा रही है कि साउथ अमेरिका में जो आपका पेरू के तट है
उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ की ओर जो है प्रवाहित होती है। एल नीनो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट लिखा है। इसके प्रभाव का जो अध्ययन है सर्वप्रथम गिलबर्ट वॉल्कर अमेरिका के द्वारा किया गया था, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है। अपना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत, तो हम कहेंगे ना तो पहला ना ही दूसरा, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है ऑलरेडी सही लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्षोभ मंडल के बारे में कह रहा है, ट्रोपोस्फीयर के बारे में कौन सा ऑप्शन इन तीनों ऑप्शनों में करेक्ट है। चलिए बात करेंगे हम, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती है। अब आपको पता होगा क्षोभ मंडल में ही सारी चीजें होती हैं, चाहे आपकी संवहन धाराएं हो, चाहे आपका जेट स्ट्रीम हो, है ना, चाहे आपकी क्या हो, आपकी आंधी तूफान वर्षा हो, कोहरा हो, सारी चीजें आपकी क्षोभ मंडल में ही मिलती है। तो हम कहेंगे ये तो ऑप्शन सही है। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, करेक्ट है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत के रूप में जानी जाती है। औसतन 12 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर आपकी ट्रोपोपॉज जो है आपकी क्षोभ मंडल जो है पाई जाती है। तो हम कहेंगे ये भी सही है। पूछा है कौन सा ऑप्शन सही है, जब तीनों ही ऑप्शन सही है तो डी वाले पे टिक लगाना पड़ेगा, सभी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। विचार करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है। जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र होता है, जो आपका स्थल का पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें जीवभार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। हम कहेंगे करेक्ट है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, ये भी करेक्ट है। एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है। तो देखो आपको ये भी सही है, लेकिन आपको एक चीज क्या रखना है, अगर स्थल का पारिस्थितिक तंत्र आ जाए तो आपको रखना है स्थल में सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब ट्रिक कैसे कर लो, स्थल पर मनुष्य रहता है, मनुष्य सीधा ही चलता है, तो सीधा पिरामिड होता है। जल में पारिस्थितिक तंत्र उल्टा होता है। अब उल्टा कैसे होता है, तो जल में अगर जीव जंतु पक्षी रहते हैं तो क्या होता है, वो उल्टे सीधे होते रहते हैं, तो आपको उल्टा कर याद कर लेना। तो हम कहेंगे डी ऑप्शन रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। चारागाह हिल स्टेशन है और अवस्थित ही इसके बारे में पूछ रहा है, एक गलत है। जैसे बन्नी चारागाह, बन्नी चारागाह कहाँ पर है, गुजरात राज्य में है, करेक्ट है। बाग्याल चारागाह उत्तराखंड राज्य में है, ये भी करेक्ट है। खजियार, खजियार की बात किया तो सिक्किम में नहीं है, खजियार आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो सी ऑप्शन आपका क्या था, गलत था। खजियार कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, जबकि पहलगाम आपका जम्मू कश्मीर में, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, उसको हमने आराम से कर लिया है। 10वां क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपके लिए नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को ध्यान रख लेते हैं। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। क्या नाम है, यूपीएससी नट नाम है। और इस ऐप पर आपके लिए हमने एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी वर्तमान में 15 तारीख तक, 15 अगस्त तक, ध्यान रखेगा, केवल 100 रुपए में। इसके बाद यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, हो भी जाएंगे। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा, साथ में यूपी स्पेशल भी कवर की जाएगी, प्लस करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इस सीरीज को आप 100 रुपए में 90 से ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो टोटल 90 क्लासेस हैं आपके केवल 30 दिनों में हमें कंप्लीट करवाना है, 30 दिनों में कंप्लीट करवाना है। रैपिड कोर्स होगा, एग्जाम बूस्टर सीरीज नाम से है। हम और 3 मैम आपकी पढ़ा रही हैं, साथ में कोई भी समस्या आए तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सेकंड चीज, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल माध्यम में 300 से प्लस टेस्ट सीरीज को निकाला हुआ है, जिसमें चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ मॉडल पेपर, सारी चीजें आपकी टेस्ट सीरीज में, क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेन और एक्सप्लेन के बाद की पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज भी हमारी ऑनलाइन माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो यूपीएससी नट ऐप से। एक और कोर्सेज है जो कि हमारा बहुत पॉपुलर कोर्स रहा है आरओ को संबंधित ध्यान में रखते हुए, हालांकि यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। ये कोर्स हमारा क्विक रिवीजन कोर्स। कैसा है, क्विक रिवीजन नोट्स हैं। इन नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हो, कलरफुल नोट्स हैं, इन नोट्स को आप पढ़ लेते हो तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है इन सारी चीजों का आपका रिवीजन जो है फास्ट ट्रैक में हो जाता है, फास्ट ट्रैक में हो जाता है। तो आपको इन सभी चीजों को हमारे ऐप से डाउनलोड कर लेना है, यूपीएससी नट। अब ऐप कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो यूपीएससी नट प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो आपके कुछ कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका क्विक एग्जाम रिमाइंडर सीरीज और आपका दूसरा टेस्ट सीरीज, इनको ज्वाइन कर सकते हो। तीसरा वाला कोर्स आपको अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम्स के लिए आपने अगर क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं तो आप ज्वाइन मत करना, अगर नहीं बनाए हैं तो इनको ज्वाइन करके आप लोग जो है अपनी तैयारी को पूर्ण रूप अच्छे से दे पाओगे। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से उपरोक्त में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात करेंगे।
मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल का उपविभाग है। कैसा है? मोरीबंद डेल्टा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। इतना याद रखो, मोरीबंद डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, करेक्ट है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है। तो टेलीग्राफिक पठार पूछा जाए कहां पर है, आपको कह देना है उत्तरी अटलांटिक में है, ये भी करेक्ट है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य के द्वारा गतिविधियों में अगर कुछ चेंजेस किया जाता है पर्यावरण में, उसको हम एंथ्रोपोनिक जो है पर्यावरण कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी रहेगा। 1 2 3 ऑप्शन हमारे यहाँ पर, तीनों के तीन ऑप्शन हमारे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लाइकेन के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो लाइकेन के बारे में विचार करना है, ऑप्शन कौन सा सही है? यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं। एक तरीके से जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन वायु प्रदूषण अगर फैलता है तो इंडिकेटर के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? इंडिकेटर्स के रूप में जो है कार्य करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट है। नगरों के समीप ये नहीं पाए जाते हैं, तो क्योंकि नगरों के समीप तो सीधी सी बात है प्रदूषण मिलेगा, तो ये लाइकेन जो है प्रदूषण के क्षेत्र में कम ही पाए जाएंगे। तो ऑप्शन रहेगा ये भी करेक्ट है, सी रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे सही है। अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आता है तो कान खड़े होकर सुन लेना करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभिकथन कारण। अभिकथन कहता है कि धूमकेतु जो होते हैं मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय दिखाई देते हैं। धूमकेतु कैसे होते हैं? सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, करेक्ट लिखा है। क्योंकि सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। अभी मैंने देखो यहाँ पर कहीं भी क्योंकि नहीं लिखा था, और मैंने यहाँ पर क्या बोला था? क्योंकि बोला था। और जब क्योंकि लगा दिया तो आपके जो दोनों सेंटेंस हैं वो सही मिल रही है या नहीं मिल रहा है, इससे निर्धारित हो जाता है। अगर आप दोनों सेंटेंस के बीच में क्योंकि लगा देता हूं तो करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं, देखो आपको समझ में आ जाएगा। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें इनको गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो अब देखो सेंटेंस सही मिल रहा है तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। अब लेकिन सेंटेंस तभी सही मिलाना है जब आपको लगे दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो जो व्याख्या करता है और नहीं करता है, ये ऑप्शन क्योंकि से क्लियर हो जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन जो है आपका इधर पे पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। और पुच्छल तारे भी इनको कहा जाता है धूमकेतु को, आपको पता होगा, जब ये छोटे छोटे खंड रूप में पत्थर धूल में जैसे बन जाते हैं। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो इन चारों में सही ऑप्शन कौन सा है? दंडकाराय पठार जो है भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो आप देखोगे आपके जो महाराष्ट्र के नीचे वाला, महाराष्ट्र के आपके साउथ वाला और महाराष्ट्र के आपका ईस्ट वाला हिस्सा है, वहां पर आपको दंडकाराय पठार जो है मिल जाता है। तो हम कहेंगे मध्यवर्ती भाग में स्थित है, करेक्ट है। मेघालय का पठार प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ये तो बच्चा जानता है ना। मेघालय का पठार, शिलोंग का पठार प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में, हाँ बिल्कुल, ये आपके जैसे मान लो अरावली हो जाएगी। अरावली के बाद यहाँ पर मेवाड़ का आ जाएगा, मेवाड़ के बगल से आपका मालवा का आ जाएगा, और मालवा के अगर आप साउथ में देखोगे तो आपकी सतपुड़ा, और सतपुड़ा के नीचे आपकी नर्मदा। तो नर्मदा के उत्तर में मालवा है, तो हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी वाला रहेगा। तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है सही ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है, किस समूह की फसलें रबी समूह की हैं? तो ऐसी कौन सी समूह की फसलें हैं जो रबी समूह की हैं? तो रबी समूह की जो फसलों की बात की जाए, जौ, चना, मटर और सरसों जो है, कौन सी? जौ, चना, मटर जो सरसों है आपके रबी किस्म की फसलें हैं। और ये जो है अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती हैं। और अगर पूछा जाए काटी कब जाती हैं, तो काटने का आपको कह देना है मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है। कहां से? मार्च से अप्रैल के बीच में ये काटी जाती हैं रबी की फसलें। और रबी की फसलें जो है आपकी गेहूं है, गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है, बहुत सारी और भी फसलें होती हैं जो रबी की फसलें होती हैं। अग्लोहास बेसिन स्थित है। अग्लोहास बेसिन कहां पर है? तो आपको हिंद महासागर याद रखना है। हिंद महासागर में अग्लोहास बेसिन स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में एक समुद्री बेसिन है जिसे हम क्या कहते हैं? आपके अग्लोहास बेसिन के रूप में जानते हैं, और हिंद महासागर की स्थिति में है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 40 से 45 डिग्री 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास पाया जाता है, क्योंकि 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य जो है धरातलीय अवरोधों का अभाव रहता है। तो धरातलीय जो अवरोध है 40 से 65 डिग्री में, और साउथ के हिस्सों में क्या है? महासागर ही महासागर, जल ही जल है। तो जो स्थल है उसका अवरोध है जो यहाँ पर नहीं पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है सर्वोत्तम विकास हो जाता है। तो ऑप्शन रहेगा एक, और ए और दो दोनों सही है, और एक की व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अभिकथन और कारण यहाँ पर भी है, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक जो है माना जाता है। हरे पौधों कैसा माना जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर माना जाता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। कारण है क्योंकि पौधों में संचित भोज्य पदार्थों की संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्ति करते हैं। तो हम कहेंगे भाई ये भी करेक्ट है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो ए वाला रहेगा, ए आर दोनों सही है, और उसकी व्याख्या भी यहाँ पर सही की जा रही है। जनजाति और राज्य में से कौन सी जनजाति किस राज्य से संबंधित है, जैसे विचार करना है।
जैसे लाखेर जनजाति की बात किया है तो लाखेर जनजाति आपकी मिजोरम राज्य से संबंधित है। अब ऐसी जनजाति हैं जो आपने सिर्फ इसमें से एक ही सुनी होगी, गद्दी, बाकी नहीं सुनी होगी आई थिंक, मुझे लगता है। लाखेर जनजाति मिजोरम राज्य में पाई जाती है, रियांग जनजाति त्रिपुरा राज्य में पाई जाती है, अंगामी जनजाति नागालैंड राज्य में पाई जाती है और गद्दी आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन ए वाला रहेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है? कटक और महासागर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? बात कर रहा है जैसे बिबिल टॉम्सन कटक की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, करेक्ट है। एमस्टम कटक की बात किया तो हिंद महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। सोलोमन कटक की बात किया है प्रशांत महासागर में पाया जाता है, ये भी सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हैं, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो है कैसे है, एक चीज और भी रखना है यहाँ पर, एक चीज और रखना है, दो प्लेटों की अपसरण के कारण एस्थोनोस्फीयर से मैग्मा निकलने से कटकों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो एक ये प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट हो गई, अब एक प्लेट दूसरी प्लेट के जब भीतर घुसती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मैग्मा बाहर कटकों के सहारे निकलता है, तो उसी को क्या कहते हैं, कटकों का जो निर्माण होता है। और अलग अलग कटक अलग अलग महासागर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? अब देखो कश्मीर की जो घाटी है पूछ रहा है किस प्रकार के जो है वलन का उदाहरण है, वलन मतलब कि फोल्ड का उदाहरण है, तो ऑप्शन रहेगा ग्रीवा खंड का उदाहरण। कैसा है, ग्रीवा खंड का उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आपकी कभी पूछा जाए कि कैसे बनता है तो आपको कह देना है, जो एक मोड़ होता है, एक परवलित मोड़ होता है, एक भुजा टूटकर दूसरे भुजा पर, एक भुजा टूटकर कई किलोमीटर जाकर दूसरे चट्टान पर चढ़ जाती है, गिर जाती है, उसे ग्रीवा खंड के रूप में जानते हैं। वो कश्मीर की घाटी जो है ग्रीवा खंड के अंतर्गत ही आती है। सौर कलंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौर कलंक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं सौर कलंक, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और सौर मान लो जैसे सूर्य है और यहाँ पर सौर कलंक, यहाँ पर जो काले काले धब्बे डॉट हो जाते हैं उनको हम सौर कलंक कहते हैं। और सूर्य की अपेक्षा मतलब कि जो मान लो अदरवाइज सूर्य का जो पार्ट है, यहाँ पर जितने टेम्परेचर गर्मी है उसकी अपेक्षा जो है यहाँ पर ठंडे पाए जाते हैं, तो इसीलिए सौर कलंक जो होता है सूर्य की अपेक्षा ठंडे भाग होते हैं, करेक्ट है। इसका तापमान 1500 डिग्री से सेंटीग्रेड तक हो सकता है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, क्योंकि वैसे सूर्य का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से हो सकता है। तो यहाँ पर रखा है सी, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलाडो किन देशों की सीमाओं पर स्थित है? विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है एक्टिव ज्वालामुखी है, ओजोस डेल सलाडो है। पूछ रहा है कि किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है, तो ऑप्शन रहेगा चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है ओजोस डेल सलाडो। अब चिली और अर्जेंटीना कहां पर है? आपके साउथ अमेरिका में है। अगर आप साउथ अमेरिका में देखोगे, आप कौन सा पार्ट, आप पश्चिमी वाला पार्ट देखोगे, वहां पर आपको चिली और अर्जेंटीना मिल जाएंगे। वहीं पर ओजोस डेल सलाडो जो है एक्टिव वॉल्केनो के रूप में जाना जाता है। किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो एंडीज पर्वत माला के अंतर्गत आता है। किससे? एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है? पर्वत एवं सर्वोच्च चोटी है, कौन सा पर्वत किस सर्वोच्च चोटी के अंतर्गत जो है आता है? तो यहां पर देखा जाए एंडीज पर्वत में एंकांगुआ सबसे ऊंची चोटी है। अब आप कहोगे एंकांगुआ तो वैसी चोटी है, हाँ एक्टिव वोल्केनो नहीं है, लेकिन सर्वोच्च चोटी पूछा है तो हम कहेंगे एंडीज पर्वत में एंकांगुआ सर्वोच्च बिंदु है, रॉकी पर्वत में माउंट एल्बर्ट सर्वोच्च बिंदु है, और गेट डिवाइडिंग रेंज में माउंट कोशिको सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, श्वेत नील और ब्लू नील। अब देखो सफेद नील और नीली नील नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है? तो आपको याद रखना है, जो श्वेत नील है और एक आपकी कौन सी नील है, आपकी ब्लू नील है, ये जब दोनों नदियां आती हैं और एक जगह मिल जाती हैं और ये मिलकर नीली नील के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन किस जगह पर? तो ऑप्शन रखना है खार्तूम सूडान में। कहां पर? खार्तूम सूडान एक देश है, वहां पर श्वेत नील और नीली नील नदियां जो आकर हैं एक जगह आकर मिलती हैं, उनको फिर नीली नील के नाम से, नील नदी के नाम से जो है जाना जाता है। जैसे कहा जाता है मिस्र की जो आपकी अगर वरदान किसी को कहा जाता है, नील नदी को ही कहा जाता है। अच्छा, इसकी ब्लू नील जो है, ऐसे ब्लू वाली नील जो है कहां से निकलती है? तो ब्लू नील की बात किया तो टाना झील से निकलती है। अब आप थोड़ा सा मैप में आप गौर करके देखोगे तो टाना झील मिलेगा, टाना झील से आपकी नीली नील जो है निकलती है। श्वेत नील कहां से निकलती है? जो व्हाइट वाली नील है वो कहां से निकलती है? तो ऑप्शन में आपको देखना है विक्टोरिया झील से। कहां से? विक्टोरिया झील जो है आपकी, विक्टोरिया झील से आपकी सफेद नील का उद्गम होता है। तो श्वेत नील और नीली नील नदियां दोनों अलग अलग झीलों से निकलती हैं और खार्तूम सूडान के पास में दोनों ही नदियां मिल जाती हैं और फिर यहाँ पर नीली नील नदी के नाम से या नील नदी के नाम से जो है आपको
प्रवाहित आगे बढ़ती चली जाती है। तो आपको थोड़ा सा मैप पे रख के बैठना है, क्योंकि ज्योग्राफी कर रहे हो तो मैप तो रखना पड़ेगा, है ना, इंपोर्टेंट है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश से में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है। क्यों विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार पाया जाता है? क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में हाई टेम्परेचर पाया जाता है, करेक्ट है। और यहाँ पर पूरे वर्ष संवहनीय वर्षा जो है होती रहती है, तो हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। तो सी वाला रहेगा। दोनों ही ऑप्शन हमारे विषुवतीय जलवायु के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित है? घास भूमियां हैं और अवस्थिति है। कौन सी घास भूमि किस अवस्थिति के लिए जानी जाती है? जैसे बात की जाए सेलवास, सेलवास जो है आपकी कहां पर पाई जाती है? तो हम कहेंगे जो सेलवास है आपका, सेलवास अमेजन घाटी में पाई जाती है। अमेजन घाटी बोले तो अमेजन घाटी की बात की जाए तो आपकी कहां पर है? साउथ अमेरिका में है ना। अमेजन घाटी जो है साउथ अमेरिका में है। सेलवास घाटी के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये भी याद रखना है। अभी कभी कभी ये पूछ लाता है कौन सी आपके रेंज में पाई जाती है, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के रेंज में जो है पाई जाती है। लानोस की बात की जाए, लानोस का नाम आता है तो लानोस वेनेजुला में पाई जाती है, ना कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में। तो लानोस कहां पर? वेनेजुला में। और पंपास की बात की जाए, पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन तो सही नहीं लिखे थे आमने सामने, जबकि सेलवास वाला सही था, तो ऑप्शन रहेगा पहला वाला सही था, जबकि दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके गलत मिले थे, बाकी सही यहाँ पर ही मिला दिए। निम्नलिखित में से वन जीव अभ्यारण्यों में कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो एक ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कि सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है। कौन जाना जाता है? तो इनमें से डाचीग्राम। अब डाचीग्राम कहां पर है? तो जम्मू कश्मीर स्टेट में है, जम्मू कश्मीर राज्य में डाचीग्राम है। और यह जो है सफेद भालू के लिए जाना जाता है और सफेद भालू के लिए प्रसिद्ध भी है। तो आपको ध्यान रखना है, डाचीग्राम सफेद भालू के लिए, और डाचीग्राम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। विदर्भ नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो विदर्भ के नाम से कौन सा क्षेत्र को जाना जाता है? तो बढ़िया क्वेश्चन है। विदर्भ के नाम से जैसे ही क्वेश्चन आए तो आपको टिक लगा देना है। दक्कन के पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ नाम की जो है जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। किस राज्य के अंतर्गत? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ज्वालामुखी यहाँ पर जो है ज्वालामुखी से संबंधित क्रियाएं घटित हुई, और ज्वालामुखी जब क्रियाएं घटित हुई यहाँ पर बेसाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन सी? बेसाड़ चट्टानों का जो है निर्माण हुआ। इसको ही हम विदर्भ के नाम से जो है जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? अब पूछ रहा है गलत ऑप्शन कौन सा है? गोंडवाना सेल समूह जो है भारत का लगभग 95% कोयला पाया जाता है। तो अपनी आसान भाषा में समझे तो भारत में गोंडवाना जो चट्टाने हैं वहां पर 95% जो है कोयला गोंडवाना से ही पाया जाता है, करेक्ट है। अधिकांश लोहे धात्विक और अलोहे धात्विक खनिज जो है धारवाड़ में मिलता है। तो ये भी सही है कि धारवाड़ सेल समूह जो पाई जाती है उसमें लोहे धातु और अलोहे धातु दोनों ही मिलती है। तो हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन पूछा है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो हम कहेंगे भाई ना तो गलत पहला सही है, ना ही पहला सॉरी ना तो पहला गलत है, ना ही दूसरा ऑप्शन गलत है। इसलिए डी वाले पे हम यहाँ पर टिक करेंगे, क्योंकि भाई दोनों ऑप्शन जो हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सब खनन केंद्र हैं और खनिज है, कौन सा यहाँ पर खनन केंद्र जो है आपका यहाँ पर पूछ रहा है सही नहीं है। गलत कौन सा है? तो चिहुआहुआ की बात की है। चिहुआहुआ कहां पर है? सबसे पहले तो ये भी हम समझे कहां पर है, तो ये मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में। और किसके लिए जाना जाता है? चांदी के लिए जाना जाता है, तो हम कहेंगे करेक्ट है। कटंगा की बात क्या है? कटंगा जायरे में है। अब जायरे बोले तो आपके कहां पर है? अफ्रीका में है। और कटंगा जो है आपके तांबा के लिए जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। पिलबरा, पिलबरा कहां पर है? तो पिलबरा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है पिलबरा? ऑस्ट्रेलिया में। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का नाम आया तो सोना तो यहां संबंधित नहीं हो सकता है, तो फिर क्या है? लोहे एस के संबंधित है। तो ऑप्शन यहां पर जो है सी वाला गलत था। कैनिनी पठार, कैनिनी पठार कहां पर है? कैनिनी पठार की बात की जाए तो म्यांमार में है, और म्यांमार में जो है टिन के लिए जाना जाता है, ये करेक्ट है। तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था, जो कि सही हो जाएगा। बाकी चिहुआहुआ मैक्सिको में है, कटंगा जायरे में है, पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में, कैनिनी पठार आपकी म्यांमार में। अब हो सकता है खनिज ना पूछकर हो सकता है देश ही पूछ ले, तो आपको देश भी हमने आपको याद यहाँ पर करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। स्थानीय पवन है और क्षेत्र, कौन सी स्थानीय पवन जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए जानी जाती है? जैसे काराबुरान की बात की जाए, काराबुरान जो है आपकी मध्य एशिया के लिए जानी जाती है। टेम्पोरल की बात की जाए, टेम्पोरल आपकी मध्य अमेरिका के लिए जानी जाती है ना। लेवेंटर की बात किया तो स्पेन से संबंधित क्षेत्र है, और सेंटा आना की बात किया तो आपकी कहां से? कैलिफोर्निया से संबंधित क्षेत्र है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ध्यान रखना है तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काराबुरान मध्य एशिया, टेम्पोरल मध्य अमेरिका, लेवेंटर स्पेन, और सेंटा आना आपकी कैलिफोर्निया से संबंधित ये आपकी स्थानीय पवन के रूप में, लोकल विंड्स के रूप में जानी जाती है और यहीं पर चलती है।
सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात कर रहा है कौन सा क्षेत्र जो है कौन सी गतिविधि के लिए जाना जाता है। जैसे बात करें अगर हम यहाँ पर क्षोभ मंडल में बात किया तो मौसम गतिविधियों के लिए जाना जाता है। तो बच्चा जानता है कि पूरे मंडलों में सबसे ज्यादा अगर मौसमी गतिविधियां कहीं पाई जाती हैं तो क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन से आप पहला वाला मिलाओगे। समताप मंडल में बात किया है तो समताप मंडल में देखा जाए तापमान में गिरावट नहीं, तापमान में गिरावट किसमें संबंधित है, तो तापमान में गिरावट हम कहेंगे यहाँ पर आपकी मध्य मंडल से संबंधित रहेगी। तापमान में एकाएक गिरावट कहाँ मिलती है, मध्य मंडल में मिलती है ना। और ओजोन मंडल में क्या संबंधित है, तो रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है ओजोन मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है, आयन मंडल में होता है रेडियो तरंगों का परावर्तन। लेकिन समताप मंडल में क्या होता है, ओजोन परत जो पाई जाती है। और हवाई जहाज कहाँ उड़ाए जाते हैं, तो आप कहोगे हवाई जहाज भी जो है आपके समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मौसमी संबंधी क्रियाएं घटित नहीं की जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी वाला रहेगा, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा ही ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो मंद मंडल में जो गिरावट होती है इकाई कितनी होती है, -100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जो है गिरावट हो सकती है। -100 डिग्री सेल्सियस तक आप सोच सकते हो, इस लेवल तक गिरावट देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी जो है मेकांग नदी है। अब दक्षिण पूर्व एशिया की मेकांग नदी कौन सी है, मेकांग नदी है, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। एक चीज और भी है, इसी नदी को मेकांग नदी को ही दक्षिण पूर्वी एशिया की गंगा भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी आ जाए कि दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा कैसे कहते हैं, आपको टिक लगा देना है, मेकांग नदी को ही कहती है। और यह चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की सीमा बनाती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेकांग नदी चीन से निकलती है तो लाओस इससे संबंधित, कौन सा, लाओस इससे संबंधित है, म्यांमार इससे संबंधित आ जाता है, म्यांमार के बाद बात की जाए तो कंबोडिया संबंधित आ जाता है, कंबोडिया की बात किया तो थाईलैंड संबंधित आ जाता है। तो ये सारे देश आपके संबंधित है इसी नदी से। तो हम कहेंगे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहां गिरती है, मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है, नहीं गलत हो जाएगा। मेकांग नदी का जो आपका डेल्टा है वो आपके वियतनाम के दक्षिण में स्थित है। कहां पर, वियतनाम के दक्षिण में स्थित है। तो कंबोडिया के दक्षिण में नहीं है बल्कि वियतनाम के दक्षिण में। तो दूसरा वाला गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नगर एवं उद्योग है, कौन सा नगर किस उद्योग से संबंधित है। जैसे ब्रेडफोर्ड की बात किया है, ब्रेडफोर्ड आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए संबंधित है, करेक्ट है। हैम्बर्ग की बात की है, जलियान से संबंधित है, ये भी ठीक है। सिएटल की बात की है, वायुमेन से संबंधित है, ये भी ठीक है। और ओटावा की बात किया तो कागज उद्योग समिति है, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पर मिली हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकथन और कारण है जो यहाँ पर सही है। बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है, क्या ये सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की जो स्थिरता है, पारिस्थितिक जो निकेत होता है खास प्रजाति की उसके पर्यावरण के लिए भूमिका और उसकी स्थिति को दर्शाता है, तो उसकी विविधता पर ही निर्भर तो करेगा। तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, पारितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। अरे भाई, पारितंत्र में बात कर रहा है, स्थिरता जितनी अधिक होगी उतनी ही तो अधिक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो जितनी कम नहीं, विविधता जितनी अधिक होगी, क्या होगी, विविधता जितनी अधिक होगी ऊर्जा का प्रवाह ही उतना अधिक होगा। तो कारण यहाँ पर सीधा सीधा गलत लिख दिया है। ऑप्शन केवल ए वाला सही रहेगा, आर वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत रहेगा। आर वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि वायुतंत्र में जितना विविधता अधिक होती जाएगी ऊर्जा का प्रवाह भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। ये तो आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, है ना। चलिए खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश और अधीन क्षेत्र कौन से देश के क्षेत्र से कौन सा अधीन क्षेत्र संबंधित है। जैसे हम बात किया स्पेन जो है मार्टिनिक क्षेत्र संबंधित रहेगा अधीन क्षेत्र के रूप में। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए क्रिसमस द्वीप संबंधित रहेगा। फ्रांस की बात की जाए संता क्रूज संबंधित रहेगा। और डेनमार्क में ग्रीनलैंड संबंधित रहेगा। तो ये क्या मतलब है, तो ग्रीनलैंड जो है आपका डेनमार्क को अधीन किए है ना, सॉरी डेनमार्क जो है ग्रीनलैंड को अधीन किए है। फ्रांस की बात किया है तो सांता क्रूज को अधीन किए है। ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस द्वीप को अधीन किए है। और स्पेन आपका मार्टिनिक द्वीप को अधीन किए है। ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पर डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी परिस्थिति समझ आवश्यक होती है। तो गेहूं की अगर अच्छी खेती करनी हो तो पारिस्थितिकी समझ की आवश्यकता कैसी पड़ेगी, तो हम कहेंगे मध्यम तापमान के लिए और मध्यम वर्षा के लिए जाना जाएगा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा के लिए गेहूं की अच्छी खेती के लिए जाना जाता है। फसलें और क्षेत्र देश रहेगा संबंधित, कौन सी फसल जो है किस क्षेत्र या देश से संबंधित है। जैसे रबड़ की बात की है, रबड़ जो है आपकी मलेशिया से संबंधित फसल है ना। कहवा की बात की है तो कोलंबिया से संबंधित फसल है।
जैतून की बात किया तो इटली से संबंधित है, और गन्ना की बात की तो मॉरिशस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर भी आपका जो है डी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आपके कोई भी डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, और कमेंट का मान लो वैसे तो मैं ऑल टाइम रिप्लाई करता ही करता हूं, इन केस अगर कभी ना दे पाऊं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़कर जो है वहां पर चैट बॉक्स में अपनी चीजों को डाल सकते हो, वहां पर तुरंत आपको समाधान हम दे ही देते हैं। सेकंड चीज, हमारे नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की बात कर रहा है कि स्थापना कहाँ पर की गई थी। बड़ा प्यारा छोटा क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना है गाजियाबाद में की गई है। कहां पर की गई है? गाजियाबाद में की गई है। अच्छा, एक चीज लेकिन यहां पर और भी रखना है कि गाजियाबाद में तो इसके केंद्र की स्थापना की गई है, लेकिन 6 केंद्र इसके और भी हैं। कौन से? 6 केंद्र इसके और भी है। अब इनके 6 केंद्रों की बात करें कौन कौन से हैं, तो हम कहेंगे बेंगलुरु है, भुवनेश्वर है, हिसार है, इम्फाल है, जबलपुर है और नागपुर है। ये आपके और भी जो है आपके स्थानिक रूप से केंद्र जाने जाते हैं, लेकिन गाजियाबाद में जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में हाल ही में की गई है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उनके अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, कौन सा उत्तर रहेगा, सबसे दक्षिण में कौन सा रहेगा? सबसे उत्तर में रहेगा ब्यूफोर्ड सागर, पहले नंबर पर आ जाएगा, है ना। फिर कौन सा रहेगा? ब्यूफोर्ड सागर की बात की जाए हडसन की खाड़ी रहेगा दूसरे नंबर, मतलब कि ब्यूफोर्ड सागर के साउथ में हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी के साउथ में क्या रहेगा? मैक्सिको की खाड़ी रहेगा, और मैक्सिको की खाड़ी के सागर में आपके कैरिबियन सागर आपके साउथ में रहेगा। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सा? डी वाला रहेगा, तीसरा पहला, चौथा और दूसरा ऑप्शन सही है। तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ब्यूफोर्ड सागर के बीच नीचे कौन सा आएगा? हडसन की खाड़ी आ जाएगा, हडसन की खाड़ी के नीचे कौन सा आएगा? मैक्सिको की खाड़ी जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी के नीचे आपका कैरिबियन सागर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि है जो कि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है? ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करने वाली कौन सी जल संधि है? हम कहेंगे डेविस जल संधि। कौन सी? डेविस जल संधि ग्रीनलैंड से बैफिन द्वीप को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो डेविस की जल संधि की बात की जा रही है, तो ग्रीनलैंड को और बैफिन की द्वीप से दोनों को अलग करेगी, लेकिन कभी पूछा जाए कि जोड़ेगी किसको, तो हम कहेंगे बैफिन की खाड़ी। किसको? बैफिन की खाड़ी प्लस किसको? लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। लेब्राडोर जो सागर है उसको यहाँ पर जोड़ देगी। तो आपको दोनों ही चीजें रखनी, अलग किसको कर रही है, जोड़ किसको रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला उत्पादक क्षेत्र है और राज्य प्रशासित या केंद्र शासित प्रदेश है। कौन से कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं? जैसे कालाकोट की बात किया, कालाकोट आपका जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज में पाया जाएगा। बाहुर की बात की है पांडुचेरी में पाया जाएगा। बरकला की बात की है केरल में पाया जाएगा, और उमरसार की बात की है गुजरात राज्य में पाया जाएगा। अब ये नए कोयला उत्पादक क्षेत्र है, तो इनको आपको सभी को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने के लिए डाल देता है, जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को 2 भागों में उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित जो है करती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो कि सह्याद्री को 2 श्रेणियों में विभाजित करती है, उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में? तो आपकी बात कहां पर की जा रही है? भारत की बात की जा रही है, और एक अक्षांश रेखा है, कौन सी है? ऑप्शन रहेगा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। आपने अपने पढ़ा होगा यहाँ पर 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है आपकी उत्तरी सह्याद्री एवं साउथ सह्याद्री दोनों को जो है आपको विभाजित जो है करती है। और उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु पूछा जाए कौन सा है, तो यहाँ पर आप पाओगे कलसूबाई है। कौन सा है? कलसूबाई सबसे ऊंचा बिंदु है। कहाँ, किस राज्य में पाया जाएगा? महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा बिंदु रहेगा, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करेगी, कलसूबाई यहाँ का सबसे ऊंचा बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया? पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा है कब दिया गया था? तो हम कहेंगे प्रॉपर तरीके से याद रखना है, 9 जून 2014 को दिया गया था। कब दिया गया था? 9 जून 2014 को दिया गया था पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 2014 को दिया गया था। उत्तर प्रदेश में है, वर्ल्ड सेंचुरी को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है? भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एम.एस. रंधावा है। कौन है? एम.एस. रंधावा आपके भारत में कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के कौन है? आपके लेखक के रूप में जाने जाते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है, जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ये आपकी बात की जा रही है नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट जो है, किस वर्ष जोड़ा गया था?
और इनको जोड़ा गया था कहां पर? तो आपको याद रखना है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों महानगरों को जोड़ा गया है, दिल्ली से मुंबई, चेन्नई से कोलकाता। इन मार्गों को जोड़ा गया है आपकी 2001 में। कहां पर जोड़ा गया है? 2001 में जोड़ा गया है। इन चारों को स्थानों को मिलाने वाला जगह कौन सा है? झांसी है। कौन सा? झांसी उत्तर प्रदेश में। ये चारों ही बिंदु जो है एक ही स्थान पर आके मिलते हैं, वो आपका झांसी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहाड़ियां हैं, इनको नॉर्थ टू साउथ लेके चलना है हमें, कौन सा यहाँ पर सही? तो सबसे नॉर्थ में कौन सी रहेगी? सबसे नॉर्थ में बात की जाए तो एरामल्ला रहेगी। कौन सी रहेगी? एरामिल्ला रहेगी। देखो लिखा गलत है, लेकिन हम वैसे ही लिख देते हैं, एरामाल्ला लिखा जाता है ना। एरामिल्ला सबसे साउथ में रहेगी। एरामल्ला के नीचे कौन सी रहेगी? तो हम कहेंगे वैली कोंडा रहेगी। कौन सी रहेगी? वैली कोंडा रहेगी। देखिएगा वैली कोंडा रहेगी। वैली कोंडा के साउथ में पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो पालकोंडा रहेगी। कौन सी? पालकोंडा रहेगी। पालकोंडा के अगर साउथ पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो हम कहेंगे जवादी रहेगी। कौन सी? जवादी रहेगी। और जवादी के नीचे पूछा जाए कौन सी रहेगी? तो शिवराय रहेगी। कौन सी रहेगी? शिवराय रहेगी। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर क्या इसी फॉर्म में ऐसी लिखी है? नहीं, आपको इस तरीके से लिखी है, एरामाला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शिवराय, तो इस तरीके से बनी है। और नीचे जाओगे तो पालनी, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। ऑप्शन यहाँ पर पांचवा वाला सही रहेगा। आप अपने एटलस के मैप पर खोलो साउथ वाला मैप, उस साउथ वाले मैप में आप देखोगे फिजिकल वाले में, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एरीमल्ला, वैलीकोंडा, पालकोंडा, जावड़ी, शिवराय, पंचमलाई, सुरुमलाई, आपकी पालनी। तो इस तरीके से आपको और भी मिल जाएंगे, तो आप वो भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो दोनों कथनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? महामंडल जो है पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक ऊपरी भाग को कहते हैं। तो बात सही है। तो महामंडल किसको कहते हैं? 6 से 640 का ऊपरी भाग जो होता है उसको हम महामंडल के श्रेणी में रखते हैं। महामंडल में कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। हाँ, ये तो बात सीधी सी बात है, ओपन महामंडल होता है महामंडल। तो ऑप्शन दोनों ही सही है, सी वाले पे टिक लाएंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से सदाबहार वन जो है के पेड़ है, सदाबहार वनों के पेड़ इनमें से कौन कौन से पूछा जाए तो आपका एक तो रोजवुड हो जाएगा, दूसरा आपका सिनकोना हो जाएगा, तीसरा खजूर नहीं होगा, चौथा महोगनी हो जाएगा। तो रोजवुड, सिनकोना और महोगनी जो है आपके सदाबहार वनों के क्षेत्र में आते हैं। सदाबहार वनों की बात किया है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जब होती है तब जो है ये आपके सदाबहार वन जो है उग पाते हैं या सदाबहार वनों से क्षेत्र पा जाते हैं। जंगल इतने यहाँ के सदाबहार वनों के घने होते हैं, सूर्य का प्रकाश जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसमें क्या होता है रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबर, सिनकोना आदि वृक्ष जो है पाए जाते हैं। इसमें खजूर संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IUCN की द्वारा जारी रेड डाटा लिस्ट बुक होती है, उसमें लुप्तप्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो सही नहीं पूछा है, गलत पूछा है। इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा है? प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, ये तो ऑप्शन सही है। IUCN जो है रेड डाटा बुक जारी करती है। रेड डाटा बुक में तब डाला जाता है जब किसी प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में लगातार कमी आ रही है, तब उसको डाला जाएगा। हम कहेंगे पहला करेक्ट है। दूसरा है, प्रजाति का निवास क्षेत्र कम से कम 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान हो। तो ये तो भाई गलत लिखा है ना, क्योंकि 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान नहीं, बल्कि 500 वर्ग किलोमीटर से अगर कम होता नजर आता है तब उसको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है, जनसंख्या का जो आकार है 2500 से कम हो गया हो, मतलब कोई जनसंख्या है 2500 से अगर जनसंख्या कम हो चुकी हो तब उसको रेड डाटा लिस्ट में हम लुप्तप्राय श्रेणी में डाल देंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और तीसरा तो सही है, तो इस ऑप्शन पूछा है गलत कौन सा, तो हम कहेंगे केवल दूसरा वाला हमारा ऑप्शन जो है गलत है। एक चीज और याद रखना है यहीं पर आपको, IUCN का वैश्विक संगठन है। कैसा है? इंटरनेशनल संगठन है, वैश्विक लेवल पर यह संगठन है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में इसकी स्थापना को किया गया था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेड डाटा लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में कब रखा जाता है? लगातार 10 वर्षों से कमी आ रही हो, इसका 500 वर्ग किलोमीटर से कम हो चुका हो निवास क्षेत्र, और जनसंख्या केवल 2500 से कम बची हो, तब इसको लुप्तप्राय श्रेणी में रखा जाता है। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चनों को कवर कर लिया। नेक्स्ट हमारे 51 क्वेश्चन से आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरीके की जो हमारे नेक्स्ट पार्ट आएगा तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सारे पार्टों को हम कवर करेंगे, और इस चैनल पर आप देख सकते हो मल्टीपल टेस्ट ही लग रही है। साथ में आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर ही सकते हो, क्योंकि ऐप पर आपको मल्टीपल कोर्सेज जो है मिल जाते हैं और आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते ही बनवाए गए हैं। और ये जो आपके कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे फोन वगैरह कर सकते हो, आपका बकायदा कॉल पिकअप हो जाता है। बैच स्टार्ट 11 अगस्त से ही हो चुका है, तो आपको 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। आप जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं पर वीडियो बनाने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।